चौहान ने एक बार फिर मुझे तस्वीर दिखाई। वो वाकई तस्वीर में नजर आ रहा था। इसके गले में फूलों का हार था। चौहान ने कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ताबिश, वरना मैं तुम्हें तफसील से बताता कि एक बीवी की हैसियत से सुल्ताना ने तुम्हारी खातिर क्या क्या मुसीबतें झेली हैं। अपनी माँ की तरह वो भी एक बाहिम्मत लड़की है ताबिश। तुम्हारी शरीक हयात बनने के बाद इसने वाकई शरीक हयात बनकर दिखाया है, लेकिन अब इसकी मुसीबतों में एकदम इजाफा हो गया है। और ये इजाफा, मेरी बात का बुरा ना मानना, ये इजाफा तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अभी कुछ देर पहले अहलकारों के सामने तुमने जो कुछ अपने और सुल्ताना के बारे में कहा है, वो इस बेचारी को सख्त आफत में डाल देगा। मेरी तरह वो भी यहाँ छोटे सरकार की पनाह में आने के लिए आई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि अब इसे पनाह मिल सकेगी। मुझे तो ये लगता है कि वो कहते कहते खामोश हो गया। क्या कहना चाहते हो? वो ठंडी सांस भरकर बोला, हो सकता है कि इस मुकदमे का फैसला 1-2 दिन में ही हो जाए। हुक्म जी के लोग तुम्हें और सुल्ताना को यहाँ से घसीट कर वापस ले जाएंगे। इसके बाद वहाँ जो कुछ सुल्ताना के साथ हो सकता है, इसका तसव्वुर करना भी सख्त तकलीफ दे है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा महरूज, मेरा मतलब है ताबिश, वरना तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, बिल्कुल पूरा घर सख्त मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरा दम फिर घुटने लगा। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, तुम अगर मेरे दोस्त हो तो फिर समझ लो, मुझे इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों में जाना चाहता हूँ। चौहान के चेहरे पर मायूसी फैल गई। क्या तुम इस लड़की को बेयारो मददगार छोड़ दोगे, जो तुम्हारी खातिर जख्म पर जख्म खाती रही है और जो अब सिर्फ तुम्हारे कारण एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है? मैंने किसी को मुसीबत में नहीं फंसाया, मैं खुद मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है ताबिश, तुम्हें शायद ये भी मालूम नहीं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए जाना मुमकिन ही नहीं है। मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकता, और मेरा ख्याल है कि मैं बताऊंगा भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। ये जगह तुम्हारे लिए एक जजीरे की तरह है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या हम किसी जजीरे में हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने कहा है ना कि तुम्हें मेरी बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम इससे पहले भी 2-3 मरतबा यहाँ से निकलने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मैं कोशिश कर चुका हूँ। हाँ, तुम, एक मरतबा का तो मैं गवाह भी हूँ। जब तुम्हें तिवारी लाल और डेविड वगैरह पकड़ कर लाए थे, तुम्हें घोड़े के पीछे बांधा गया था। तिवारी लाल, डेविड, वो पता नहीं किन लोगों के नाम ले रहा था और किन वाक़यात का जिक्र कर रहा था। इसकी ऐसी बातों से मेरी कनपट्टियाँ फटने लगती थी। अचानक जंगल की तरफ से आने वाली एक खवलनाक आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। ये चिल्लाती हुई आवाज़ 400-500 मीटर की दूरी से आई थी। यकीनन ये कोई जंगली जानवर था। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इसके साथ ही राइफल के 2-3 फायर हुए। लोगों के वावेला करने की दूर अफ्तादा आवाज़ें भी कानों में पड़ी। ये क्या है? मैंने चौहान से पूछा। ये हाथी है। मेरे ख्याल में ये कंवर बाबू का पालतू हाथी है। कंवर बाबू छोटे सरकार जी का छोटा भाई है। यकीनन ये हाथी ही था। एक बार फिर इसकी ज़ोरदार चिंगाड़ सुनाई दी। वो अब गालबन बस्ती की तरफ आ रहा था। चौहान मुझे वहीं छोड़कर तेज़ी से बाहर निकल गया। इसके अंदाज से यहाँ था कि कोई गड़बड़ है। शायद ये पालतू हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। राहगीरों में खलबली नजर आ रही थी। कुछ वहीं कोने खुदरों में खड़ी डरी हुई नजरों से हलचल के मरकज की तरफ देख रहे थे। तब 3-4 सब्ज वर्दियों वाले घुड़सवार तेजी से घोड़े दौड़ाते आवाज की सिमत आए। इनमें सफ़ेद कपड़ों वाला एक बंदा 16-17 साल का था। एक घोड़े और लिबास के एतबार से वो इनमें मुमताज़ दिखाई देता था। इसके कंधे से एक सुनहरी होलिस्टर झूल रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही छोटे सरकार का छोटा भाई कंवर बाबू है। 2-3 मिनट बाद मैंने खिड़की में से एक और चौंका देने वाला मंजर देखा। 5-6 अफराद ने एक चारपाई उठा रखी थी और एक तरफ भागे जा रहे थे। चारपाई पर सांवली रंगत वाला एक गरीब सूरत नौजवान था। वो धोती और बुनियान में था। इसकी धोती खून से सुर्ख नजर आई, बाकी जिस्म से भी खून रिस रहा था। 2-3 मशल बरदार भी चारपाई के साथ साथ दौड़े जा रहे थे। 10-15 मिनट बाद सुकून हो गया। हाथी की आवाज़ काफ़ी फासले से सुनाई देने लगी। इसी दौरान में चौहान भी वापस आ गया। इसने बस इतना बताया कि कंवर बाबू का पालतू हाथी बादल अपने महावत की गलती से बाहर निकल आया था। इसकी वजह से एक बंदा जख्मी हो गया है। बहरहाल अब बादल को पकड़ लिया गया है। जो फायर किए गए वो सिर्फ हाथी को डराने के लिए थे। कुछ ही देर बाद हमारी गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू हो गई जहाँ से सिलसिला टूटा था। चौहान ने मुझे बताया कि इसकी मालूमात और ऐनी मुशाहिदे के मुताबिक मैं मुतअद्दिद बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका हूँ। इसकी ऐसी बातों से मेरा दिमाग सनसना उठा, दिल की धड़कन बढ़ जाती और मेरे इर्द गिर्द फैली धुंध गहरी होती चली जाती। इसके साथ ही कहीं दिल की अथाह गहराइयों से ये आवाज़ उभरती कि शायद डॉक्टर चौहान ठीक ही कहता है, माजी में कहीं कुछ ऐसा हो चुका है। चौहान मेरे तासुरात बगौर देखते हुए बोला, नलपानी के छोटे सरकार जीत राय हालांकि हुक्म जी के सगे भाई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, दोनों भाइयों के मिजाज में बहुत फ़र्क है।
छोटे सरकार ऐशो इशरत के इस तरह दिलदादा नहीं जिस तरह हुक्म जी हैं। छोटे सरकार इंसाफ पसंद भी हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए वो अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं और इनके साथ अपनी अमलदारी में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि वो हिंदू होने के बावजूद हिंदुआना रस्म व रवाज को खराफात समझते हैं और धर्म के कट्टरपन को बर्दाश्त नहीं करते। कभी कभी कुछ लोग हुक्म जी की अमलदारी में नाइंसाफ़ी का शिकार होते हैं तो वो छोटे सरकार की अमलदारी का रुख करते हैं और नल पानी आ जाते हैं। ऐसे लोगों को छोटे सरकार बड़ी दलेरी और फराग दिली से पनाह देते हैं, लेकिन शर्त यही होती है कि पनाह लेने वाला अपराधी न हो और इसने कोई बड़ा जुर्म न किया हो। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं खुद भी शुरू में जुर्गा ही आया था, मगर फिर यहाँ नल पानी आ गया। इसी तरह ये लड़की सुल्ताना भी अपने बच्चे को और तुम्हें लेकर यहाँ पनाह लेने आई है। ये बात साफ जाहिर है कि वो जॉर्ज और हुक्म जी की दस्तबुर्द से बचना चाहती है। इसे यहाँ बआसानी पनाह मिल जानी थी, मगर वो कहते कहते खामोश हो गया। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोला, अब बेचारी सुल्ताना के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हुक्म जी की तरफ से तो इस पर पहले ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आवारा है, इसकी गोद में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा नहीं है। अब जबकि तुमने अहलकारों के सामने साफ कह दिया है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तो इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। जो लोग इसका पीछा कर रहे हैं वो यहाँ नल पानी पहुँचने में अब ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ऐन मुमकिन है कि छोटे सरकार इसे और तुम्हें गूंगे हाशू समेत फ़ौरन ही हुक्म जी के अहलकारों के हवाले कर दें। चौहान जो कुछ भी बता रहा था वो सब काफ़ी हैरतनाक था। वो कह रहा था कि मैं इससे पहले भी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका हूँ और नाकाम रहा हूँ। तो क्या ये सारा इलाका किसी सख्त हिफाजती हिसार में था जहाँ से मैं निकल नहीं पाया था? इतने वसी और इस इलाके को किसी सख्त हिसार में रखा जाना कैसे मुमकिन था? क्या वो मुझे सिर्फ डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा था ताकि मैं यहाँ से भागने की कोशिश न करूँ? वो कह रहा था कि सुल्ताना नामी ये लड़की मेरी मोहसिना की हैसियत रखती है और मेरी खातिर यहाँ तकलीफ़ें सह रही है। मुमकिन था कि वो ठीक ही कहता हो। सुल्ताना के रवैये की कुछ झलकियाँ तो मैं पिछले 2-3 रोज़ में देख चुका था, लेकिन जो कुछ भी था माजी का वो हिस्सा जिसमें बकौल चौहान ये लड़की मेरी मोहसिना की हैसियत रखती थी मेरे हाफ़ज़े में सिरे से मौजूद ही नहीं था। वक़्त के इस गुमशुदा टुकड़े में जो कुछ हुआ था मैं किसी भी तरह इसका जिम्मेदार नहीं था। अपनी जिस्म के मुंदमिल ज़ख्म देखने के बाद मैं इस हैरतनाक नतीजे पर तो बहरहाल पहुँच गया था कि मेरे साथ कुछ अनोखा हो चुका है। यही वजह थी कि मैं चौहान की बातों को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ भी था, सुल्ताना के साथ मेरी शनासाई सिर्फ 2 दिन पुरानी थी। मैं इसके साथ किसी तरह की वाबस्तगी महसूस नहीं कर सकता था और यही सबब था कि इसकी मुसीबत से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मेरे जहन में तो सिर्फ सरवत का नाम गूंज रहा था और दिल में इसके गम का समंदर हलकोरे ले रहा था। मैं जल्द से जल्द अपनों तक पहुंचना चाहता था और जानना चाहता था कि मेरा जिंदा रहने का कोई जवाब बाकी बचा है या नहीं। वो रात बड़ी मुश्किल से कटी थी। मैं रात आखिरी पहर तक जागता रहा। गनूदगी की सी कैफियत थी। जहन गुड़ दौड़ का मैदान बना हुआ था। ये बात अब मेरी समझ में आना शुरू हो गई थी कि लाहौर डिफेंस की कोठी में सीढ़ियों से गिरकर होशो हवास से बेगाना हुआ था। अब मैं अपने होशो हवास में वापस आया हूँ, लेकिन इस दौरान में नाकाबिले यकीन तौर पर 1.5-2 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। अब वो अरसा मेरी यादाश्त में मौजूद नहीं है। आखिरी पहर मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ाया था। नीली झील के किनारे इस वसी और इस बस्ती में ज़िंदगी रवां दवा थी। झील में कश्तियाँ डोल रही थीं। एक बड़ा बजरा जो यकीनन बस्ती के किसी मतमूल शख्स का रहा होगा बादबानों की मदद से होले होले जंगल की सिमत बह रहा था। इसमें 2-3 पालकियाँ धरी थीं जिनमें यकीनन पर्दापोश ख़वातीन थीं। कहीं कहीं झील के किनारे सब्ज़ वर्दियों वाले घुड़सवार भी घोड़े दौड़ाते दिखाई देते थे। दूर फासले पर एक अजीमुशान हवेली के कलिस और गुंबद सुनहरी धूप में चमक रहे थे। इनसे ऊपर नीलगुं फलक पर परिंदों की उड़ानें थी। बकौल चौहान इस इमारत को दीवान कहा जाता है। मैं किसी दास्तानी बस्ती में आ गया। इसी दौरान में गनी साहब अंदर दाखिल हुए। इनकी बीवी बच्चे ताहाल लौटे नहीं थे। मैंने इनके साथ मिलकर बेदिली से नाश्ता किया। वो अफसुर्दा नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि सुल्ताना वापस नहीं आ सकी। इसका बच्चा और हाशू भी वहीं है। मेरे सर से मुसलसल टेसे उठ रही थी। पट्टी बदले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन फिलवक्त डॉक्टर चौहान यहाँ था और ना सुल्ताना मौजूद थी। अभी बमुश्किल हम फारिग हुए ही थे कि वर्दियों वाले घुड़सवार गनी साहब के दरवाजे पर नजर आए। इनकी आमद मुतवक्के थी। गनी साहब ने सरासीमा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि वो हमको लेने आए हैं। शायद आज सुल्ताना का मुकदमा छोटे सरकार के सामने पेश हुएगा। गनी साहब का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ ही देर बाद हम एक मुकामी तर्ज की घोड़ा गाड़ी पर सवार छोटे सरकार की अजीमुशान हवेली की तरफ जा रहे थे। ये 2 घोड़ों वाली गाड़ी थी और इसके दोनों पायदानों पर 2 मुसल्ले बवर्दी अहलकार खड़े थे। छोटे सरकार के अहलकार सुल्ताना के दोनों थैले नुमा झोले कल ही अपने साथ ले गए थे। आज उन्होंने गूंगे हाशू का मुख्तसर सामान भी घोड़ा गाड़ी में धर लिया था।
रास्ते में मुझे हैरान कुन मनाजिर देखने को मिले। कारोबारी जिंदगी जारी थी। हम एक सब्जी मंडी के पास से गुजरे, फिर एक ज़ेर तामीर मस्जिद में बहुत से लोगों को मचानों के ऊपर काम करते देखा। घोड़ा गाड़ियों के अलावा यहाँ बैलगाड़ियाँ और कहीं कहीं ऊँट गाड़ियाँ भी नजर आईं। पुख्ता सड़क कहीं नहीं थी। नीम पुख्ता रास्ते मौजूद थे, जिनके किनारे कसरत से दरख्त लगाए गए थे। एक जगह दरख्तों तले 2 खस्ता हाल जीपें खड़ी दिखाई दी। ये जीपें शायद इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। मुकामी लोगों का लिबास ज़्यादातर पाजामे और लुंगी पर मुश्तमिल था। औरतों में से कुछ ने घाघरे चोलियाँ पहन रखी थी। औरतों के जिस्म पर चांदी के जेवर आम दिखाई देते थे, ख़ास तौर से चूड़ियाँ। हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग यहाँ नज़र आ रहे थे, बल्कि मुसलमान शायद कुछ ज़्यादा ही थे। जल्द ही हम झील के किनारे इस अजीम शान इमारत के सामने पहुँच गए, जो दूर से तो शानदार नज़र आती थी, करीब से और भी पुरशिकवा थी। एक देव हैकल चमकीले गेट के अंदर से गुजरकर हम एक तवील रविश पर आ गए। ये दीवान का बैरूनी हिस्सा था। बड़ी खूबसूरत जगह थी। दोनों तरफ सरसब्ज ग्रासी मैदान नजर आते थे और फूल पौधे कसरत से थे। जगह जगह मुस्तैद घुड़सवार बिल्कुल साकित खड़े थे। इनके हाथों पर कोहनियों तक सफ़ेद दस्ताने थी और इनकी निगाहें अपने सामने गैर मुरई नुक्तों पर जमी हुई थी। यहाँ हमें चंद शानदार गाड़ियाँ और जीपें भी नजर आईं। सफ़ेद हाथी के बारे में मैंने इससे पहले फ़कत सुना था, यहाँ देखा भी। वो बड़े अच्छे तरीके से सजा हुआ था। इसके ऊपर होदा रखा हुआ था और चौकस महावत हाथी के ऊपर ही था। गालबन ये किसी ऐसे रईस या अमीर की सवारी थी जो यहाँ छोटे सरकार से मिलने आया हुआ था। बावर्दी अफराद ने मुझे और गनी साहब को गाड़ी से उतारा और एक जगह आम लोगों के दरमियान बिठा दिया। यहाँ मुझे 2-4 ऐसे अफराद भी नजर आए जिनकी मशकें ख़ास किस्म की रस्सियों से कसी हुई थी। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ही देर बाद इस हुजूम में 6 अफराद की एक टोली को उठने का हुक्म दिया गया और दीवान के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाया गया। इस टोली में मेरे और गनी साहब के अलावा एक जवां साल औरत भी शामिल थी। वो मुसलसल रो रही थी। इसकी गोद में इसकी तरह का एक सांवला सलोना शेरखार बच्चा था। हम मुख्तलिफ राहदरियों से गुजर कर एक शानदार हाल में पहुँचे। यहाँ मुखमलो ज़बीफ़्त के तवील पर्दे थे, फानूस गालीचे, खूबसूरत नक्शो निगार वाले झरोखे, जिनमें ज़र निगार कुर्सियों पर इस राजवाड़े के मुअज़्ज़ज़ अफराद कीमती पोशाकें पहने बराजमान थे। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग शामिल थे। ये जगह पुराने ज़माने के किसी दरबार से मुशाबे नज़र आती थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि कहीं कहीं अंग्रेज़ी लिबास वाले अफराद भी दिखाई देते थे। इस मुकाम पर दिखाई देने वाला अहम तरीन शख्स जो जवां साल शख्स था, जो 1, 2 और 2.5 फीट ऊंचे चबूतरे पर मौजूद था। इसने बंद गले का कोट और पतलून पहन रखी थी। गले में कीमती मालाएं और सर पर एक ज़र निगार पगड़ी थी। वो विक्टोरियन तर्ज की शानदार कुर्सी पर बराजमान था। इसके इर्द गिर्द दर्जनों मुहाफिज पत्थरों की तरह साकित खड़े थे। चबूतरे से नीचे छोटी कुर्सियों पर इस अदालत के अहलकार यानी कातिब, मुहर्रर, वकील वगैरह मौजूद थे। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि ज़र निगार विक्टोरियन कुर्सी पर बैठा हुआ बारूब शख्स कौन है। यकीनन यही छोटे सरकार था जो इस नलपानी नामी जगह का करता धरता मुख्तार कहलाता था। गालबन किसी मुकदमे की समाअत इख्तिताम पजीर हुई थी। दरमियानी उम्र के 2 अफराद जो अपनी सूरतों और हुलिये से ताजर पेशा नजर आते थे, झुककर सलाम करते हुए उल्टे कदमों पीछे हटते गए और फिर एक बगली दरवाजे से बाहर निकल गए। एक 28-30 साल शख्स जिसका आधा सर, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और एक मुंह मोड़ दी गई थी, रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था। वो छोटे सरकार से अपनी सज़ा में कमी की दरख्वास्त कर रहा था। बावर्दी अफराद ने इसे दबोच लिया और धकेलते हुए बाहर ले गए। इसके बाद छोटे सरकार की अदालत में जो मामला पेश हुआ वो इसी रोती धोती औरत का था जो हमारे साथ अंदर आई थी। एहलकारों ने इसे छोटे सरकार के आन सामने चबूतरे के पास खड़ा कर दिया। वो अपनी फरियाद पेश करने लगी। इसने अपने हाथ जोड़ रखे थे और गिड़गिड़ा रही थी। छोटे सरकार, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है जी, हम क्या करें, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी। वही तो कमाने वाला था, वो महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ गया है, पता नहीं कि उठता भी है या नहीं। हमारी खेती उजड़ जाएगी, जो कुछ बोया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। हौसला रखो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। छोटे सरकार की बारोब आवाज़ हाल में गूंजी। फिर वो सरगोशियों में अपने इर्द गिर्द खड़े अफराद से बातें करने लगा। कुछ देर बाद इसने बुलंद आवाज़ में अपने अहलकारों को मुखातिब किया और बोला, कंवर बाबू को यहाँ लाया जाए। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही हाथी वाला मामला है जिसकी कुछ झलकियाँ मैंने कमरे के अंदर से देखी थी। ये फरियाद कुना औरत इस खेत मजदूर की बीवी थी जो बिखरे हुए हाथी की जद में आकर ज़ख्मी हुआ था। वो हाथी छोटे सरकार जीत राय के छोटे भाई कंवर बाबू का पालतू था। चंद मिनट बाद एक और चौंका देने वाला मंजर मेरी निगाहों के सामने आया। एक 15-16 साल लड़के को हॉल कमरे में लाया गया था। इसने भी बंद गले का कोट और पतलून पहन रखी थी, ताहम इसके बाल बिखरे बिखरे और आंखें सुर्ख थी। इसकी नाक का बांसा भी छोटे सरकार की तरह काफ़ी ऊंचा था। चेहरे के बाकी खदोखाल भी गवाही दे रहे थे कि वह छोटे सरकार का छोटा भाई कंवर बाबू है।
इसकी एक कलाई में एक रेशमी रस्सी बंधी हुई थी। ये कोई बहुत मजबूत बंदिश न थी, यूं लगता था कि बस अलामती तौर पर इसे ये रस्सी बांधी गई है। छोटे सरकार ने इसे गुस्सीली नज़रों से देखा और कहा, इस औरत को पहचानो, ये इस बंदे की घरवाली है जिसको तुम्हारे बादल ने रौंदा है। ये हमसे और तुमसे अपने पति का कसूर पूछती है। क्या तुम इसे बता सकते हो कि खेत में काम करता हुआ इसका पति जो पूरे परिवार की रोटी चलाता था, कैसे महीनों के लिए बिस्तर पर जा गिरा है? कंवर का सर झुका हुआ था, वो कुछ नहीं बोला। छोटे सरकार की आवाज़ दोबारा गूंजी, तुम नहीं बता सकते, लेकिन हम बताते हैं। इसका पति इसलिए ज़ख्मी और अपाहिज हुआ है कि एक साहिब बहादुर अपने बदमस्त जानवर को संभाल नहीं सके। उन्होंने अपने लाडले हाथी को हवाखोरी के लिए बाग में निकाला, फिर इस तरफ से गाफिल होकर अपने दोस्तों के साथ ताश की बाजी लगाने में मसरूफ़ हो गए। और तो और महावत को भी किसी काम से भेज दिया। और साहिब बहादुर ने इस तरह की हरकत पहली दफ़ा नहीं की है। इससे पहले भी इनकी वजह से इसी अंदाज में आम लोगन का नुकसान हो चुका है। साहिब बहादुर का ये हाथी एक छोटे बच्चे की जान ले चुका है, एक बूढ़ी औरत की टांग तोड़ चुका है। गुलाब मोहल्ले की कई झोंपड़ियां भी इसके कारण मसमार हुई थी या नहीं? छोटे सरकार की बारोब आवाज़ गूंजी। कंवर बदस्तूर सर झुकाए खड़ा था। एक फरबाए अंदाम शख्स अपनी जगह से उठा और इसने नरम लहजे में कहा, कंवर बाबू, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ना ही। कंवर ने नफ़ी में सर हिलाया। हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सज़ा भी खुद ही तजवीज़ कर लें। छोटे सरकार ने तंजिया लहजे में कहा, आप जो सज़ा दें मुझे कबूल है। छोटे सरकार और दरबारियों के दरमियान धीमे लहजे में कुछ गुफ्तगू हुई। फिर छोटे सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, घायल होने वाले किसान की पत्नी को अपराधी की तरफ से 10,000 रुपया और बैलों की जोड़ी दी जाएगी। घायल के इलाज मुआवजे का सारा खर्चा भी अपराधी ही बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा अपराधी को 3 महीने जेल के अंदर कैद तन्हाई में काटना होंगे, बिल्कुल आम कैदी की हैसियत से। कंवर का चेहरा उतर गया। इसका फरबाए अंदाम वकील भी परेशान नजर आने लगा। इसने झिझकते हुए कहा, छोटे सरकार, मैं माफ़ी चाहत हूँ। एक आम अपराधी के लिए तो शायद ये सज़ा मुनासिब हो, मगर कंवर बाबू आसाइश में रहन सहन के आदी हैं, इसलिए इनके लिए ये सज़ा बहुत कड़ी साबित होगी। आप जानते हैं, वो काफ़ी देर बाद मायारी बुखार से सेहतयाब हुए हैं। इनके दोबारा बीमार पड़ने का खदशा होगा। छोटे सरकार ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हारी ये दलील बिल्कुल बेकार है। अपने रहन सहन की वजह से कंवर को ये सज़ा ज़्यादा कड़ी महसूस होगी, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी रहन सहन और मर्तबे की वजह से कंवर पर ज़्यादा जिम्मेदारी भी लागू होती है। एक आम बंदा चोरी करता है तो इसके अपराध की हैसियत और है, लेकिन एक पंडित, पादरी या इमाम मस्जिद के अपराध की हैसियत और है। इस मौके पर किसान की अश्कबार बीवी 2 कदम आगे आई। इसके मुफलिस चेहरे पर अब कदरे इत्मीनान दिखाई देता था। वो हाथ जोड़कर बोली, हम आपके चाकर हैं, आपके टुकड़ों पर पलते हैं, हमारी हर शय पर आपका अधिकार है। कंवर बाबू ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, जो हुआ वही अल्लाह को मंजूर था। मैं आपके इंसाफ से बहुत खुश हूँ जी। इसके साथ ही आपसे विनती करती हूँ कि कंवर बाबू की जेल वाली सजा माफ़ कर दी जाए। मैं और अब्दुल्ला आपको दुआएं देंगे जी। अब्दुल्ला इस औरत के घरवाले का नाम था। औरत की बात सुनकर छोटे सरकार के सुर्खीमाई चेहरे पर नागवारी का साया लहरा गया। बहरहाल जब वो बोला तो इसकी आवाज़ नॉर्मल ही थी। इसने औरत को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम ये समझती हो कि 10,000 रुपया और बैलों की जोड़ी देना कंवर बहादुर की एक बड़ी सज़ा है, तो तुम गलती पर हो। इससे 5-10 गुना का खसारा भी वो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इसकी असल सज़ा वही है जिसे तुम माफ़ करने का कह रही हो। ये सज़ा इसको हर सूरत झेलना पड़ेगी। औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर इजहार ख्याल की जुर्रत न कर सकी। बाहर तो और साइला औरत का दिल रखने के लिए छोटे सरकार ने कंवर की सज़ा में 2 हफ्ते की तखफीफ कर दी। कंवर को बावर्दी एहलकार बाहर ले गए। औरत भी अपने बच्चे समेत बाहर चली गई। चंद सेकंड्स बाद मैंने सुल्ताना को अंदर दाखिल होते देखा। इसके अकब में एक गूंगा हशू था। दोनों के रंग उड़े हुए थे। जल्द ही सुल्ताना की निगाह मुझ पर पड़ गई। इसकी आंखों में इल्तिजा का रंग उभरा। वो जैसे बज़ुबान खामोशी मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि मैं इसके हवाले से अपना बयान बदल लूँ। सुल्ताना के साथ ही 3 अफराद मज़ीद अंदर दाखिल हुए थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, ये हुक्म जी के लोग थे और जुर्गान से सुल्ताना का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। इनमें से एक शख्स की ठोड़ी गैर मामूली तौर पर चौड़ी थी और वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आता था। जब इसकी नज़र मुझसे मिली तो इसने मुझे घूरा और बिड़बिड़ाने वाले अंदाज में कुछ कहा। बाकी दोनों अफराद के तासुरात भी ऐसे ही थे, लेकिन मेरे हाफ़ज़े में इन तीनों के लिए कोई शनाख्त मौजूद नहीं थी। अहलकार मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मुझे भी छोटे सरकार के ऐन सामने चबूतरे के पास खड़ा कर दिया। मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो मौके पर मौजूद लोगों ने ज़बरदस्त दिलचस्पी का इजहार किया। छोटे सरकार की गहरी स्याह आंखों में बला की चमक थी। इसने बड़े गौर से पहले मेरी तरफ
और फिर सुल्ताना की तरफ देखा। अपने सामने तपाई पर रखे हुए कागजात का मुतालिया किया। यकीनन ये कागजात हमारे इस मुकदमे के हवाले से ही थे। कुछ देर बाद इसने कागजात से सर उठाया और चौड़ी ठोड़ी वाले की तरफ देखकर पूछा, मोहन कुमार, तुम इस मामले के बारे में क्या कहना चाहत हो? मोहन कुमार ने कहा, छोटे सरकार, मैं कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहत हूँ। ये बिल्कुल साफ सीधा मामला है। सुल्ताना नाम की लड़की अपराधन है। इसने आपके बड़े भाई हुक्म जी की पत्नी और आपकी भावज रत्ना देवी को घायल किया है। इसने इनसे सख्त बदतमीजी की, फिर झगड़ा किया और हाथ छुड़ाकर इनका जबड़ा तोड़ दिया। अब वो कुछ बोल सकत है, न खा पी सकत है। शायद इनको जान से ही मार डालती, मगर रत्ना देवी की सखियों ने इसे रोक लिया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद ये गायब हो गई। 2 दिन तक पता नहीं कहाँ और किसके पास रही। फिर अपने इस झोटे पति को लेकर यहाँ नलपानी आ गई। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है छोटे सरकार, वहाँ जुर्गा में हर कोई जानत है कि सुल्ताना का चाल चलन ठीक नहीं है। ये महरूज को अपना पति कहती है, लेकिन सब जानते हैं कि महरूज एक मखबूतुल हवास बंदा है। सुल्ताना के लिए बस ये नाम का पति है। इसने याराने पाले हुए हैं। इसके बच्चे का पिता भी न जाने कौन है। और अगर छोटे सरकार ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। सुल्ताना दलेरी से बात काट कर बोली। इसकी सुरख आंखों में आंसू थे। इसने कहा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जॉर्ज गोरा साहब मुझ पर गंदी नज़र डालता है। इसकी नीयत मेरे बारे में ठीक नहीं है, शुरू से ठीक नहीं है। और हुक्म जी साहब गोरा साहब की हर बात मानते हैं। पंडित महाराज भी इनके साथ मिला हुआ है। इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है। मैं सच कहती हूँ जी कि मैं कल गोरा साहब की बात मान लूँ तो कल ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। मुझ पर हर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।